नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। आज के इस अंक में हम बात करेंगे पूरे देश में कोरोना के खिलाफ चलाए जा रहे विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की। बताएंगे कैसे तैयार किया गया फलों के राजा आम की लगभग बिना बीज वाली खास किस्म। खबरें और भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस अंक की सुर्खियां। इंटेलिजेंट सेंसर्स और सिस्टम्स के उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत। देश को अत्याधुनिक सेंसर अनुप्रयोग विकास में आत्मनिर्भर बनाएगा CSIR का केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन। कोरोना को हराने के लिए टीकाकरण ही है सबसे सटीक समाधान। सरकार के बढ़ते प्रयासों में अब 1 अप्रैल से 45 वर्ष से ऊपर आयु के सभी लोग लगवा सकेंगे कोरोना वैक्सीन। अब शुरुआती चरण में हो सकेगी बड़ी आंत के कैंसर की पहचान। IIT गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने विकसित की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नवीन प्रणाली। और आम के मौसम में बढ़ रही है गुठली रहित आमों की मांग। सिंधु जैसे हाइब्रिड किस्में तैयार करने में अग्रणी महाराष्ट्र का डॉक्टर बाला साहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ। चंडीगढ़ स्थित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन CSIO देश का एक बहुआयामी अनुसंधान एवं विकास संगठन है। ये संस्थान वैज्ञानिक और औद्योगिक उपकरणों के शोध और डिजाइन विकास में देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहा है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संस्थान में इंटेलिजेंट सेंसर्स और सिस्टम्स के लिए एक नवीन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र रक्षा और सार्वजनिक क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सेंसर अनुप्रयोग विकास में मदद करेगा। एक रिपोर्ट। केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन CSIO चंडीगढ़ स्थित वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की ये प्रयोगशाला अत्याधुनिक वैज्ञानिक और औद्योगिक उपकरणों के अनुसंधान और विकास में देश को मजबूत बनाती आ रही है। संस्थान की इंटेलिजेंट सेंसर्स एंड सिस्टम्स प्रयोगशाला ने सामाजिक और रणनीतिक क्षेत्र के लिए संवेदक प्रणालियां विकसित करने में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल की हैं, जिसे अब एक उत्कृष्टता केंद्र का रूप दे दिया गया है। 21 मार्च को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने CSIO का दौरा किया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित संवेदक प्रणालियों पर अनुसंधान के लिए विकसित इस उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। संवेदक अनुसंधान और विकास का ये एकीकृत केंद्र देश को इस दिशा में और ज्यादा आत्मनिर्भर बनाएगा। Today, when you look at even sensors, you feel that आज जब सेंसर्स को देखते हैं तो लगता है कि सेंसर्स में कुछ बुद्धिमत्ता और निर्णय लेने की क्षमता भी हो सकती है, जो इनके प्रदर्शन को बढ़ाएगी। उत्कृष्टता केंद्र में इंटेलिजेंट सेंसर्स के ऐसे विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और केंद्रित प्रयासों के माध्यम से ऐसी प्रणालियां तैयार की जा सकती हैं। यही कारण है कि हमने कल्पना की कि एक ऐसा केंद्र होगा जो पूरे देश में ऐसे क्षेत्र के विशेषज्ञों को जोड़कर इस क्षेत्र के भविष्य को विकसित करने के लिए लोगों को एक मंच पर लाएगा। CSIO का नवीन इंटेलिजेंट सेंसर्स एंड सिस्टम्स के लिए उत्कृष्टता केंद्र संवेदक प्रणालियों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस्तेमाल को बढ़ावा देगा। इस केंद्र में अत्याधुनिक कंप्यूटेशनल सुविधाएं स्थापित की गई हैं। उच्च स्तरीय अनुसंधान और विकास के लिए ध्वनिक, भूकंपीय, इंफ्रारेड इमेजिंग तकनीकों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जो हर तरह के सेंसर्स और सिस्टम्स के डिजाइन और परीक्षण को आसान बनाएंगी। इस केंद्र द्वारा छात्रों और शोधार्थियों के भविष्य के नवाचार का एक मंच प्राप्त होगा। पहले से इस क्षेत्र में काम कर रहे यहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा कई उपलब्धियां हासिल की जा चुकी हैं, जिनमें भूकंप चेतावनी प्रणाली और इंटेलिजेंट एलिफेंट मूवमेंट डिटेक्शन एंड अलर्ट सिस्टम आदि शामिल हैं।
आज की डेट में सेंसर भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन वो क्या है कि यूजर को आजकल मुख्य रूप में कि मेरे को ये क्वांटिटी चाहिए, इसका अर्ली वार्निंग चाहिए, इसका मुझे अलर्ट चाहिए, ये आज की डेट में ज़रूरत है, जो कि बिना मशीन इंटेलिजेंस के, बिना इंटेलिजेंस के, जब तक वो उसके वहाँ पे मान लिया सेंसर का डाटा हम सेंटर रिकॉर्डिंग स्टेशन पे भेजेंगे तो उसमें टाइम लग सकता है। टाइम बहुत उपयोगी है, इसीलिए हम एज कंप्यूटिंग में जहाँ पर हमारा सेंसर है वहीं पे कंप्यूटेशन होगा तो हमारा ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होगा, उस पर हमारा मुख्य फोकस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित संवेदक सामाजिक और रणनीतिक दोनों ही क्षेत्र में महत्वपूर्ण तकनीक है। CSIR CSIO के इस उत्कृष्टता केंद्र में स्थापित विभिन्न आधुनिक प्रयोगशालाएं और सुविधाएं देश को और सशक्त बनाएंगी। इस केंद्र द्वारा निगरानी के लिए नए स्वायत्त उपकरणों का डिजाइन, मशीन इंटेलिजेंस आधारित आपदा प्रबंधन, वन्यजीव संरक्षण और उनकी स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली, रक्षा क्षेत्र के लिए विभिन्न रडार, ऑप्टिकल उपकरण जैसे स्वदेशी समाधान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण का खतरा अभी भी बना हुआ है। ऐसे में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण ही बेहतर समाधान है। भारत में अब तक श्रेणीबद्ध तरीके से कोरोना वैक्सीन की लगभग 4 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी हैं। सरकार के इस प्रयास में हमारा आपका सहयोग भी बहुत जरूरी है। आज हम आपको ऐसे ही एक टीकाकरण केंद्र का दौरा करा रहे हैं ताकि आप कोरोना टीकाकरण की पूरी प्रणाली को समझ सकें और ये कितना सुलभ और सुरक्षित है जान सकें। कोरोना संक्रमण के खतरे से उबरने और इसकी चेन को तोड़ने के लिए जरूरी है कि समाज के ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीकाकरण द्वारा सुरक्षित किया जाए। इसी को देखते हुए 1 मार्च से शुरू हुए टीकाकरण के दूसरे चरण में भारत सरकार ने निजी अस्पतालों को भी टीकाकरण अभियान में शामिल कर लिया है। कोरोना टीका किस तरह लगाया जा रहा है, ये जानने के लिए हम बेंगलुरु के सेंट मार्था अस्पताल में बनाए गए कोरोना टीकाकरण केंद्र पहुंचे। हम लगभग 200 लोगों को टीका लगा चुके हैं, लेकिन अब शायद बहुत सारे केंद्र खुलने के चलते हमारे यहाँ आने वालों की संख्या में थोड़ी कमी आई है, क्योंकि लोग अपने नजदीकी अस्पतालों में जा रहे हैं। अब मैं यहाँ आपको टीकाकरण की पूरी प्रक्रिया दिखाती हूँ। इस चरण में टीकाकरण के पात्र लाभार्थी जैसे स्वास्थ्य कर्मी, फ्रंटलाइन कर्मचारी, 60 वर्ष या इससे ऊपर के नागरिक, 45 से 59 साल के आयु वर्ग के वो लोग जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, टीकाकरण करा रहे हैं। वहीं आगामी 1 अप्रैल से बिना किसी गंभीर बीमारी के भी 45 साल से ऊपर के सभी लोग टीकाकरण करा सकेंगे। टीकाकरण के लिए अपना रजिस्ट्रेशन स्वास्थ्य विभाग की कोविन ऐप पर कराना होता है, जहां वो अपनी सुविधा अनुसार तिथि और नजदीकी केंद्र चुन सकते हैं। केंद्र पर पहुंचकर लाभार्थी को अपना पहचान पत्र दिखाना होता है। लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन और जानकारी चेक कर उसे वैक्सीनेशन की स्लिप दे दी जाती है। निजी अस्पतालों में टीकाकरण के लिए 250 रुपए तक चार्ज भी देना होता है। पंजीकरण काउंटर पर आमतौर पर आधार कार्ड दिखाना होता है। आधार संख्या और विवरण कंप्यूटर में दर्ज किए जाते हैं। एक बार विवरण दर्ज करने के बाद व्यक्ति पंजीकृत हो जाता है। इसके बाद लाभार्थी के व्यक्तिगत विवरण का सत्यापन किया जाता है। सत्यापन के बाद व्यक्ति को टीका लगाया जाता है और उसे टीकाकरण प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसके बाद कोरोना नियमों का पालन करते हुए लाभार्थियों को वेटिंग एरिया में बिठा दिया जाता है। टीकाकरण केंद्रों पर कोरोना टीका रखने के लिए सभी मानकों का पालन किया जा रहा है। फ्रीजरों का इंतजाम है। अपनी बारी आने पर लाभार्थी वैक्सीनेशन रूम में जाते हैं और वहां उन्हें सुरक्षित तरीके से टीके का डोज दिया जाता है। टीका लगने के बाद लाभार्थी को निगरानी कक्ष में आधे घंटे तक रखा जाता है। इस बीच स्वास्थ्य कर्मी और चिकित्सक बार बार उसका हाल चाल लेते रहते हैं। हमने देखा कि ज्यादातर लोगों को टीका लगने के बाद किसी तरह की समस्या नहीं आई। हमने कुछ लाभार्थियों से उनका अनुभव जाना। मैं काफी सामान्य महसूस कर रहा हूँ।
किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही, कुछ असाधारण महसूस नहीं हो रहा है। मुझे बहुत आसानी से इंजेक्शन लगाया गया, यहाँ तक कि चुभन का भी एहसास नहीं हुआ। यह मेरी दूसरी खुराक है। मुझ में किसी तरह के लक्षण नहीं है। पहली डोज के बाद भी मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। मुझे लगता है कि सभी नागरिकों को यह टीका लेना चाहिए क्योंकि यह सुरक्षित है, और अगर कुछ साइड इफेक्ट्स का अनुभव करते हैं तो चिंतित होने की जरूरत नहीं है। यह टीका लगवाने में झिझकना नहीं चाहिए। एक लाभार्थी को बहुत आसानी से 1 घंटे से भी कम समय में टीका लग गया। टीका लगने के बाद लाभार्थी को टीकाकरण का एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है और घर जाकर अगर किसी तरह की समस्या होती है तो वो तुरंत सेंटर से संपर्क कर सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक सामान्य टीकाकरण की तरह कोरोना टीकाकरण के बाद भी किसी में बुखार, शरीर में दर्द या उल्टी का एहसास जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जो कि 24 घंटे के अंदर खत्म हो जाते हैं। ये पूरी तरह सुरक्षित और आसान टीकाकरण है, तो आप भी अपनी पात्रता के अनुसार जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराकर टीकाकरण करा सकते हैं और कोरोना को जड़ से खत्म करने में योगदान कर सकते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने बड़ी आंत के कैंसर का पता लगाने के लिए एक नवीन प्रणाली विकसित की है जो कैंसर चिकित्सा के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। यह प्रणाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बड़ी आंत के कैंसर का स्वतः पता लगाएगी। भारतीय वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि से इस गंभीर रोग का शुरुआती चरण में नैदानिक परीक्षण करके उसका निदान होने की संभावना को बल मिला है। एक रिपोर्ट। किसी भी तरह का कैंसर गंभीर और जानलेवा रोग है। कैंसर का बहुत शुरुआती समय में अगर पता लग जाए तो इसके खतरे को कम किया जा सकता है। कैंसर के बढ़ते प्रकोप का एक प्रकार है कोलोरेक्टल कैंसर, जिसे बड़ी आंत का कैंसर भी कहा जाता है। भारत में ये तीसरा सबसे आम कैंसर है। हालांकि अगर इस कैंसर का शुरुआती चरण में ही पता लग जाए तो इसका इलाज किया जा सकता है। कोलोरेक्टल कैंसर का पता लगाने के लिए आमतौर पर एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। चिकित्सक इन छवियों का निरीक्षण कर असामान्य ऊतक विकास या गांठ का पता लगाते हैं, लेकिन इस मैनुअल तरीके में गलती होने की संभावना बनी रहती है और कैंसर का पता लगाने में देर भी हो सकती है। अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थानों के साथ मिलकर एक स्वचालित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रणाली विकसित की है जो कोलोनोस्कोपी की छवियों का इस्तेमाल कर बहुत शुरुआती समय में ही बड़ी आंत के कैंसर का पता लगा सकती है। हमने एंडोस्कोपी द्वारा ट्यूमर और पोलिप्स की शुरुआती पहचान के लिए एक स्वचालित प्रणाली विकसित की है। हमने सामान्य और घातक पोलिप्स को वर्गीकृत करने के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता कलन विधि को तैयार किया। चिकित्सकों ने इस शोध कार्य को काफी उपयोगी माना है और इस कार्य का चिकित्सा निदान के लिए व्यावसायिक उपयोग हो सकता है। संस्थान के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग विभाग के शोधकर्ताओं की टीम ने पारंपरिक पद्धति की जटिलता और जोखिम को देखते हुए एआई आधारित कलन विधि प्रणाली विकसित की, जो कोलोनोस्कोपी के दौरान आंत में किसी भी प्रकार की गांठ या पॉलिप्स की सटीक पहचान करने में मदद करेगी। स्क्रीनिंग के दौरान कई चुनौतियों का सामना किया जाता है क्योंकि पॉलिप्स के अलग अलग आकार और रंग होते हैं। इनमें गैर पॉलिप्स क्षेत्रों जैसी विशेषताएं दिखती है। इसके अलावा कम गुणवत्ता की छवियां मिलने पर पॉलिप्स का पता लगाना कठिन हो जाता है। इसलिए हम स्वचालित पहचान और वर्गीकरण के लिए कंप्यूटर आधारित निदान की ओर बढ़ रहे हैं। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रणाली से बड़ी आंत के कैंसर की शुरुआती पहचान में चिकित्सकों को मदद मिलेगी। कैंसर का शुरुआती चरण में ही पता लगाना एक तरह से उसका निदान कहा जा सकता है। इस प्रणाली के विकास में कॉटन विश्वविद्यालय गुवाहाटी, आईची मेडिकल यूनिवर्सिटी जापान, हेल्थ साइंस सेंटर टेक्सास विश्वविद्यालय ह्यूस्टन और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने भी सहयोग किया है।
ये शोध निष्कर्ष हाल ही में नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट्स पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। गर्मियां शुरू हो रही हैं और इस मौसम में इंतजार होता है फलों के राजा आम का। इस वक्त आम की सैकड़ों किस्में हैं जो बाजार में पाई जाती हैं, लेकिन लोगों को सबसे अच्छा आम वही लगता है जिसमें गुठली यानी बीज छोटे से छोटा हो। ऐसी ही एक वैरायटी है सिंधु। लगभग बिना गुठली का ये आम बहुत तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। आम की ये किस्म कैसे तैयार हुई, जानने के लिए आज हम आपको ले चल रहे हैं इसी आम की जन्मस्थली। गर्मियों में आम का मौसम आते ही मंडियां फलों के राजा की खुशबू से महकने लगती हैं। आमतौर पर सबको पसंद आने वाले आम की भारत में ही लगभग 1200 नामांकित किस्में हैं, जिनमें से 2 दर्जन से ज्यादा किस्में बाजारों में मिलती हैं। कुछ साल पहले ही बिहार से निकली आम की एक किस्म सिंधु लोगों को खूब भाई। लाली लिए ये आम लगभग बीज रहित है, यानी खाने वाला भाग इसमें ज्यादा मिलता है। दावा है कि इस आम की शुरुआत महाराष्ट्र के कोंकण से हुई थी, जो कि सबसे बेहतर माने जाने वाले अल्फांसो आम का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। डॉक्टर बाला साहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ के दापोली केंद्र में 1992 में सिंधु आम की किस्म तैयार की गई, जो कि अल्फांसो आम का हाइब्रिड है। यहाँ के वैज्ञानिकों के मुताबिक उन्होंने अल्फांसो की कुछ कमियों को दूर करने के लिए क्रॉस द्वारा कई हाइब्रिड किस्में तैयार की थीं और इस दौरान उन्हें सिंधु किस्म तैयार करने में सफलता मिली। मैंगो हाइब्रिडेशन प्रोग्राम वाज कैरिड आउट इन दिस यूनिवर्सिटी। इस विश्वविद्यालय में आमों के संकरण का कार्यक्रम शुरू किया गया था। हमने एक नीलम के साथ क्रॉसिंग शुरू की, जो नियमित असर वाली और स्पंजी टिश्यू रहित किस्म है। हमने अल्फांसो के साथ नीलम का क्रॉस किया। इस प्रक्रिया में हमें पहला हाइब्रिड रत्ना मिला, लेकिन इसमें अल्फांसो की सिर्फ 65 से 70% विशेषताएं आई। इसीलिए और सुधार करने के लिए हमने फिर रत्ना के साथ अल्फांसो की बैक क्रॉसिंग शुरू की। इसमें हमें कई हाइब्रिड किस्में मिली। इनमें से अंकुर संख्या हाइब्रिड 117 का मूल्यांकन किया, तो इसे सबसे उपयुक्त हाइब्रिड पाया, जिसे सिंधु हाइब्रिड नाम दिया गया। दिस हाइब्रिड वाज फाउंड वन ऑफ द बेस्ट सुटेबल हाइब्रिड एंड देन वी नेम्ड इट एज अ सिंधु हाइब्रिड। 2 अलग अलग किस्म के गुणों या तत्वों को लेकर संकरण यानी क्रॉस पॉलिनेशन द्वारा एक नई किस्म तैयार की जाती है, जिसमें वैज्ञानिक नियंत्रित तरीके से पुरानी किस्मों की कमियों को दूर कर सकते हैं। इसे हाइब्रिड किस्म कहा जाता है। इसी तरह रत्ना और अल्फांसो के बैक क्रॉस द्वारा तैयार सिंधु किस्म में बिल्कुल पतला 7 से 10 ग्राम का बीज होता है, यानी इस फल में 83% से ज्यादा गूदा यानी पल्प पाया जाता है, जो खाने वालों को भी ज्यादा स्वाद देता है। You can say this is a seed of the Sindhu fruit. It is very thin. ये सिंधु फल का एक बीज है। ये बहुत पतली और अविकसित कागज नुमा गुठली है। ये सिंधु की एक विशिष्ट विशेषता है और इसी वजह से इस किस्म में 83% से ज्यादा पल्प होता है। Because of this thing, it contains the high pulp ratio, that is more than 83%. दापोली केंद्र के वैज्ञानिक मैंगो हाइब्रिडेशन प्रोग्राम के तहत लगातार ज्यादा पैदावार वाली नई किस्में विकसित करने पर काम करते रहे हैं, जिसने इस क्षेत्र में आम उत्पादन को 4 गुना बढ़ा दिया है। बीजहीन या बीज रहित आम की ये किस्म बड़े स्तर पर किसानों के बीच प्रसारित की जा चुकी है। What we are recommending for the farmers is that instead of having हम किसानों को सलाह देते हैं कि सिर्फ एक किस्म का चयन ना करें। जैसे हर जगह सिर्फ अल्फांसो है, जबकि अगर आपके पास 15 से 20% अन्य किस्में हैं तो ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इस दिशा में सिंधु सबसे अच्छा है, क्योंकि इसका फल बहुत अच्छा है जो बाजार में बिक्री योग्य है, और साथ ही इसका उपयोग पल्प उद्योग में भी किया जा सकता है। same time that can be used for pulp purpose also. These are the recommendations that university is given. महाराष्ट्र के अलावा बिहार सहित देश के कई राज्यों में जलवायु परिस्थिति के अनुसार सिंधु आम का उत्पादन किया जा रहा है। इस किस्म का सबसे बड़ा फायदा है कि गुठली का आकार बहुत कम होने के चलते आम का वजन भी कम हो जाता है और अल्फांसो जैसे स्वाद का खाने योग्य भाग दूसरे आमों से ज्यादा मिलता है। कृषि वैज्ञानिकों की ये उपलब्धि आम के निर्यात को बल देने के साथ किसानों की आय को भी बढ़ा रही है।
और अब वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस का, जिसमें हम आपको देते हैं विज्ञान के क्षेत्र में होने वाली देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों की जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पाई गई जीवाणुओं की एक नई प्रजाति का नाम भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। कुछ समय पहले नासा के साथ मिलकर अमेरिकी और भारतीय वैज्ञानिकों के दल ने 4 प्रकार के जीवाणुओं की खोज की थी। स्पेस स्टेशन के अलग अलग जगहों से खोजे गए जीवाणुओं के ये सभी प्रकार एक ही परिवार के हैं, जिनमें से 3 स्ट्रेन बिल्कुल नए हैं। शोधकर्ताओं ने नई प्रजाति का नाम जैव विविधता वैज्ञानिक प्रोफेसर सैयद अजमल खान के नाम पर मैथिलोबैक्टीरियम अजमली रखा है। इन जीवाणुओं के मिलने से अंतरिक्ष में खेती करने की संभावना जागी है। इस शोध में हैदराबाद विश्वविद्यालय अहम भूमिका निभा रहा है, जहां इन जीवाणुओं के स्ट्रेन को अलग किया गया है। इन जीवाणुओं में वो क्षमता है कि इनके द्वारा पौधे उगाए जा सकते हैं। अगर ये शोध कामयाब रहता है तो बहुत जल्द अंतरिक्ष में ताजे भोजन की समस्या हल हो जाएगी। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के तहत रूस में प्रशिक्षण ले रहे 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने 1 साल की ट्रेनिंग पूरी कर ली है। आपको बता दें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और रूसी लॉन्च सेवा प्रदाता ग्लैव कॉस्मॉस के बीच जून 2019 में समझौता हुआ था, जिसके बाद 10 फरवरी 2020 से 4 चयनित भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग शुरू की गई थी। इस दल में भारतीय वायुसेना के 1 ग्रुप कैप्टन और 3 विंग कमांडर शामिल हैं। रूस से लौटने के बाद ये सभी इसरो के डिजाइन किए गए ट्रेनिंग मॉड्यूल से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इसरो बहुत जल्द गगनयान मिशन पूरा करने की योजना पर काम कर रहा है। लगभग 10,000 करोड़ के इस महत्वाकांक्षी अभियान के तहत 3 सदस्यीय दल को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ये मिशन देश की विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षमता को बढ़ाएगा। लीड्स विश्वविद्यालय इंग्लैंड के स्कूल ऑफ अर्थ एंड एनवायरनमेंट द्वारा किए गए एक शोध के मुताबिक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति में उल्का पिंडों की तरह आसमानी बिजली की भी अहम भूमिका रही है। हाल ही में ये अध्ययन नेचर कम्युनिकेशन पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। शोधकर्ता 2016 में आसमानी बिजली गिरने से बनी एक विशाल चट्टान फुलग्यूराइट का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें उन्हें असामान्य रूप से ज्यादा मात्रा में श्राइबरसाइट नाम का फास्फोरस खनिज मिला, जो कि पानी में घुल जाता है। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि आसमानी बिजली ने भी धरती के शुरुआती दौर में पृथ्वी पर जीवन विकास के लिए जरूरी खनिज उत्पन्न करने में अहम भूमिका निभाई होगी। अभी तक माना जाता था कि लगभग 4 अरब साल पहले उल्का पिंडों की वजह से ही खनिजों का आगमन हुआ था। गोवा स्थित CSIR के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ने हिंद महासागर में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों की जीनोम मैपिंग के लिए एक अभियान शुरू किया है। इस पहल से समुद्री रहस्यों को समझने में मदद मिलेगी। 14 मार्च से शुरू हुए 90 दिन के इस अभियान में NIO के 23 वैज्ञानिकों का दल अनुसंधान पोत सिंधु साधना पर 10,000 समुद्री मील का सफर करेगा। इस दौरान 5,000 मीटर तक की गहराई से नमूने जमा कर समुद्री सूक्ष्म जीवों पर जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और पोषक तत्वों की कमी के प्रभाव का आकलन किया जाएगा। शोधकर्ताओं के मुताबिक हिंद महासागर के पारिस्थितिकी तंत्र की गतिशीलता को समझने के लिए आधुनिक आणविक बायोमेडिकल तकनीकों, जीनोम सीक्वेंसिंग और जैव सूचना विज्ञान का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा इस अध्ययन में वैज्ञानिक समुद्र के विभिन्न हिस्सों में विशिष्ट खनिजों की प्रचुरता और कमी को समझने की कोशिश भी करेंगे, जो महासागरीय पारिस्थितिकी प्रणालियों में सुधार से जुड़ी रणनीतियों में सहयोगी होगा। इसी के साथ ज्ञान विज्ञान में आज इतना ही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है news@vigyanprasad.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, 5वां तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी ताजा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर हम फिर हाजिर होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।